नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा बेसिक जानने का कोशिश करेंगे। बेसिक जानेंगे इंग्लिश का कि ये इंग्लिश का जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर उसका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के लिए इसका अपना एक अलग अलग वेटेज होता है चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, बाकी अदर्स कई एग्ज़ाम से जहाँ पर इंग्लिश को पूछा जाता है। तो हर एक एग्ज़ाम इसका अपना अलग रोल है। तो हम थोड़ा जानेंगे इंग्लिश का बेसिक्स के बारे में, ठीक है। पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भैया इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। अगर इसको आप सब्जेक्ट बोलते हो तो मुझे बताइए हिंदी क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि एक सब्जेक्ट है या एक लैंग्वेज है, बताइए आप। तो आपका जवाब होगा सर हिंदी को हमारी भाषा है, मातृभाषा है, एक लैंग्वेज है। पर हम बचपन से स्कूल में पढ़ते हैं कितने सब्जेक्ट चलते हैं, 6। उनमें बाकी 5 के अलावा एक सब्जेक्ट जो हिंदी एक लैंग्वेज है उसको भी एक सब्जेक्ट की तरह काउंट करते आते हैं। उसी तरह हम इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग से फितूर निकालिए कि ये सब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, एक लैंग्वेज, राइट। अगर जब उसको एक लैंग्वेज की तरह तुम ट्रीट करोगे तो एक रिदम आपको पकड़ में आएगा लैंग्वेज का। जब वो रिदम पकड़ में आएगा तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हिंदी है, हम बचपन से सीखते आए हैं, किसी ने सिखाया थोड़ा ना था हमको कि बेटा इसको ये बोलना, इसको ये बोलना। ठीक है, हम छोटे थे, हमारे फैमिली मेम्बर थे, वो अपनी बातें कर रहे हैं, हम बीच में, जैसे तुम छोटे हो, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे बाकी फैमिली मेम्बर है, तुम्हें कुछ नहीं पता भाई क्या शब्दों के बारे में, पर ये इससे बातें कर रहे हैं, ये इससे बातें कर रहे हैं कि डेली दिनचर्या देखते 2, 3, 4 साल बाद छोटा बच्चा था, बड़ा नहीं हुआ, इतनी बौद्धिक समझ विकसित नहीं हुई, पर उस लेवल पे थी कि कैचिंग पावर इसकी ऐसी थी कि यहाँ से देख के इनको सुनकर, देख कर सुनकर चीज़ों को पकड़ते गए और एक हिंदी वक्ता बन गया है भैया। बड़ा होते हिंदी बोलने लग गया और बड़ा होता गया और अच्छे से बोलने लग गया और बड़ा होता गया और अच्छे से बोलने लग गया। इसने ना कोई क्लास ली, ना किसी ने इसको आके बताया। कुछ वर्ड थे जिनके बारे में नहीं पता था, कहीं पढ़ने को मिल गया। पर ऐसा है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से करते करते ये आज बहुत अच्छी एक इंग्लिश का वक्ता बन गया और एक ऑन एन एवरेज सब हिंदी में अपने आप को कंफर्ट फील करते बोलने में। पर जहाँ इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ पे मात खा जाते हैं। तो भाई जब हम लोग हिंदी को सीखने के लिए एक प्रोसेस से हम गुजरे। क्या प्रोसेस था? बच्चा आया धरती पर, जन्म लिया, फैमिली मेम्बर देखे, आसपास सोसाइटी देखी, वहाँ पर कुछ वर्ड थे जिनका वो यूज कर रहे थे, उनको देखा, उनको कैच किया, समझा, परखा और वो भी उनको यूज करना सीख गया और धीरे धीरे वो भी हिंदी बोलना लग गया इन लोगों की तरह, बाकी की तरह। ये अपने हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर एक फैमिली का माहौल। अब हम थोड़ा सा हटके चला जाते हैं यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। यहाँ पे भी बच्चे ने जन्म लिया, बाकी चीज़ें सेम है ना, इधर भी फैमिली थी, इधर भी फैमिली, इधर भी बच्चे प्रोसेस होने की सारी प्रक्रिया सेम है, इधर भी वही है। बच्चा हुआ वही, यहाँ पे भी फैमिली मेम्बर, ये लोग इधर उधर अपनी बातें कर रहे थे, कैच करते ये इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल कर ली और ये भी इंग्लिश बोलने लग गया एक टाइम बाद। कोई क्लास नहीं ली, कोई कुछ नहीं। हाँ, क्लासेस वगैरह हम हिंदी में लेते हैं, ऐसे इंग्लिश में लेते हैं चाहते, और अच्छे से क्लियरिटी लाने के लिए, सामान्य बातचीत करने के लिए वो कंफर्ट है उस चीज़ में। बच्चों को देखते हैं ना कि एक टाइम बाद वो बोलने लग जाता है, बातें करने लग जाता है, हिंदी बोल रहा है, ठीक है, बिना रोक टोक के एक टाइम बाद। तो ऐसे ही इनका बच्चा सीखा, ये भी सीखा। और ऐसे कैसे सर? इस बच्चे को ला के अगर हम यहाँ पटक दें
और इसको लाके इधर पटक दिया तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगा सर, तब खेल होगा ज़ोरदार। अब यही करते हैं हम लोग, जैसे हम बड़े हुए, चारों तरफ माहौल कैसा है हिंदी भाषी लोगों का, और हम बनना चाह रहे हैं ये जो बड़ा हो चुका है यहाँ का लड़का, वो कि अब इन सब के बीच में रहकर अब हमको इंग्लिश बोलना है। और जैसे तुम कोशिश करते हो तुम्हारी टांग खींच ली जाती है, कहीं पे तुमसे गलती होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सीखा, वही प्रक्रिया से सीखा। एक टाइम बाद ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये अपने एनवायरनमेंट में जैसी लैंग्वेज थी उसको यूज करते थे वहाँ के लोग, उस लैंग्वेज को बोलने में ठीक ठाक सशक्त हो गया। इसी तरह ये भी ठीक ठाक बोलने में चालू कर दिया। लैंग्वेज थी ना भाई, ये भी तो लैंग्वेज थी। अब मैं एक छोटा सा एक तुमको कहानी बताता हूँ, आएंगे हम टॉपिक पर उससे पहले मैं हल्का सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के और आपको लेके चलूँगा हल्का सा, देखो, ताकि आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाऊँ सब्जेक्ट को आपके अंदर। इसके लिए क्या बोलते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा कर पाऊँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नहीं होती कि मूवी के स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसा दिखाता है, वो क्या बोलता है उसको, बैकग्राउंड तैयार करता है, फिर उसके ऊपर वो इंटरवल के बाद उसके ऊपर कहानी चलेगी और एंड में तक आपको बांध के रखेगा। और इसके बाद क्या हुआ होगा, इसने क्या किया होगा, ओ ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जिज्ञासा, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा। चलो हिस्ट्री की ओर आते हैं। एंशियंट एरा, या फिर मैं बोलता हूँ प्राचीन काल, या फिर समझ लो ये धरती है, इस धरती पर एक था कॉन्टिनेंट और ये था ओशियन, पैंथरा सा। ये जो कॉन्टिनेंट था ना, इसके ऊपर इसके दो भाग हुए, या इन दो भागों ऐसे मान लो, कुछ मान लो दो भाग हुए। तो समझ लो कि जीव जब आया, जैसे जैसे इस पर जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, तो इसमें एक जीव आया इंसान का नाम का। साइंस बोलता है कि वो वानर था, वानर से ऐसे ऐसे ग्रो करके आज का जो मानव है वो वहाँ से बना है। तो जब ये जो मानव था ना, इंसान जो था, ये जीव जिसने जन्म लिया, तो सारी चीज़ें नेचुरली होती है चीज़ें। यहाँ पेड़ थे, इनको किसी ने आके बोला नहीं तुम हिलो। यहाँ पानी था ऊपर पहाड़ के, उसको किसी ने आके बोला नहीं कि तुम इधर से बह के जाओ। चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है यूनिवर्स के अंदर। तो जब यहाँ पर इंसान ने जन्म लिया, 2 3 4 5 जन रहे, इसको पैर में लगी चोट, अब इसको दर्द हो रहा, आंसू आ रहे हैं। ये गया भगा भगा इसके पास और इसको बोल आ जो भी है, इसको नहीं समझ में आया क्या ये पूछ रहा है, भाई रोया क्यों, ये पूछ रहा है इससे भाई रो क्यों रहा है। ये वही जो भी, मैं बोले सर क्या कर रहे हो आप, बताता हूँ। ये अपना जो दर्द था उसको इसको बताने का प्रयास कर रहा है, पर ये समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये तो हो गई एक सिचुएशन की बात। अब आती दूसरी सिचुएशन कि ये उधर गया, उधर जाके इससे किसी से झगड़ा हुआ और ये वापस इसकी कोई फैमिली मेम्बर से आया, इसको आके बताया ये टम 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 टम, ठीक। ये बोले के, ये कुछ बोला, इसको समझ में नहीं आया, ये भी नहीं समझ, दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे। करना क्या चाह रहे थे, अपनी फीलिंग्स कुछ अपना बताना चाह रहे थे, अपना फीलिंग्स इमोशंस को बताना चाह रहे थे, कुछ इसको अपना इमोशन से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाह रहे, पर बता नहीं पा रहे। अपने हिसाब से तुमने कोशिश कर ली पर बता नहीं पा रहे, कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि ये खुद समझ पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा।
ये इस तरह बता पा रहा है कि ये नहीं समझ पा रहा, वो समझ पा रहा। तो आपस में एक दूसरे के कन्वर्जेशन, संवाद रुका पड़ा था। मैंने बता रहा हूँ उसको, मेरे पैर में दर्द हो गया, बोल दिया, उसको समझ नहीं आया। क्या भाई? फिर बोल दिया, फिर समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। वो नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई ऐसा माध्यम था ही नहीं जो एक दूसरे की भावनाओं को दूसरे को समझा पाए। तो एक टाइम बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो मैं कुछ बोला ना, टाइम टाइम टाइम, जो भी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोला हूँ, ठीक है। तो उनको समझने के लिए एक टाइम, काफ़ी टाइम बाद, कि हर एक जगह, जैसे मैं अभी जो धरती, ये क्या था, ये पूरी धरती, इस पे ये जो कॉन्टिनेंट, बाकी महासागर। तो मैं अब थोड़ा सा इसमें कुछ कर रहा हूँ। ये जो ना, जो लैंड वाला एरिया है और ये सी वाला या ओशियन, तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ। अब बोलेंगे सर ये हम इंग्लिश पढ़ने आए, आप क्या ये जोग्राफी हिस्ट्री पढ़ा लगे? आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगा पाऊँगा तो भाई कोई सेंस निकलेगा नहीं मेरा पढ़ाने का। तुमको समझ में चीज़ें आएँ। तो ये धरती है, और ये धरती पर ठीक है, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा मैप बना दिया आपको, है ना, मैप बना दिया। अब बोलेंगे क्या बना दिया? हाँ ठीक है। पहले ये जो आज दिख रहा है ना मैप ऐसा, तो पहले ये एक ही भूखंड था, ये एक ही लैंड था, ये इसके टुकड़े हुए। अब देखो, ये जो टुकड़ा, ये था ना एक लैंड, इसकी ये टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा हुआ, और कुछ टुकड़े हुए हैं इसके ना ऐसे। अब बोले कैसे टुकड़ा हुआ, ये अपन ज्योग्राफी के अंदर कभी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर कभी पढ़ेंगे तब जानना, अभी समझ लो ऐसा हुआ था। तो हुआ क्या, जैसे टुकड़े होने से पहले एकदम ऐसा था, कुछ लोग यहाँ रहते थे। एक मिनट, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ना, ये बड़ा एक लैंड एरिया था, कुछ लोग यहाँ रहते थे, मतलब 1000-2000, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ ऐसे थे, ठीक है। अब आ जाती है इनके बीच में दरार, ऐसे हो गया कुछ, कुछ का ऐसा, कुछ ऐसा, और बीच में ये दूर दूर हो गए। पानी था, अगर मैं यहाँ से इसको दूर दूर करूँगा मैं, तो देखो क्या होगा। अरे एक मिनट, ये मैंने जैसे हटा दिया, ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये टुकड़ा कर दिया, इधर हो गया। अगर मैं यहाँ पे टुकड़ा करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर पानी भर जाएगा, इधर से आ जाएगा पानी, टुकड़ा बीच में टूटते ही बीच में पानी आ जाएगा। मैं इधर करता हूँ तो इधर पानी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पानी आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ तो यहाँ पानी आ जाएगा। अब मेरे कहने मतलब ये जैसे टूटा ना, तो ऐसे जो पानी आता गया, तो ये जो टुकड़े हैं ना, जैसे ये जो टुकड़ा है, ये कुछ ये टुकड़े हो गए थे काफ़ी, ये वही टुकड़े हैं, ठीक है। तो इधर रहने वाले मान ले इधर आ गए। ये आज का वर्ल्ड का मैप है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री जो मेन है, ऊपर कनाडा, नीचे एक मिनट यार, देखो अगर आप इच्छा रखोगे, जानने की जिज्ञासा रखोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये है मैप के अंदर नॉर्थ अमेरिका, क्या है, नॉर्थ अमेरिका। इसके ऊपर है कनाडा, इधर है यूएसए, ये मैक्सिको, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, मिड अमेरिका, कुछ ऐसा, मिड कॉन्टिनेंट अमेरिका।
और ये है साउथ अमेरिका, ये है इंग्लैंड, ये है यूरोप, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, चाइना, इधर रसिया, जो भी है। ठीक है, ये मैप तुमको बता दिया मैंने हल्का हल्का तुमको, ताकि चीज़ समझ में आ जाए आपकी। ओके, अब मैं बता रहा हूँ जो ये था अकेला धुरंधर जो था, कि ठीक है भैया अकेला था, इसमें से टूट टूट के दूर हो गया, किसमें से टूट टूट के, इसमें से, ये टूट के इधर चले गया, ये टूट के इधर चले गया, ये टूट के, जो मैन जो था वो तो उछ रहा होगा ना, हाँ वो ये है अफ्रीका। इससे दूर होते गए, ये दूर होते गए, ये दूर होते गए, ये अलग अलग ये शेप में आ गया। उसके पीछे क्या रीजन रहा है वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने आएगा। अब इंग्लिश की क्लास है तो मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ, लैंग्वेज का कैसे, मतलब लैंग्वेज का कैसे उद्भव हुआ है उसके बारे में, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज कैसे। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ के लोग वहाँ कुछ ऐसे इधर आगे, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, है ना। तो ये जो यहाँ पे थे अपने भावना को, ये टैंटू जो ये कैंकू जो अपना अलग एक्सप्रेस कर रहे थे ना अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए, एक टाइम बाद उनमें एक तारतम्यता आ गई। क्यों का मतलब दर्द, इसको भी समझ आ गया, अच्छा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो चीज़ों को शब्द, अपने जो भावनाएं थी ना उनको शब्द देने इन्होंने चालू कर दिया। तो काँव कोई भी करेगा वो दर्द हो रहा है, ऐसे टाँव जो करेगा मतलब उसको कहीं जाना है, ऐसा कुछ इन्होंने धीरे धीरे इनके बीच में सहमति बन गई। और वो टाइम बीतता गया और एक अच्छे से एक लैंग्वेज का उसने रूप ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही तुमको यहाँ अलग लैंग्वेज मिलेगी, वरना इंसान ही है सारे जगह, एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए थी। इंसान बोलते हैं, लैंग्वेज है, भाव है अंदर, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको प्रकट करने के लिए कुछ वॉइस साउंड जनरेट हुई उसको एक्सप्रेस करने के लिए। हर एक जगह अलग अलग लोग थे, अलग अलग तरह के माध्यम चुना, एक ही होती। जैसे आज इंग्लिश को चारों ओर यही फैले जा रहे सर, और मैक्सिमम तो इंग्लिश का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि आज सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। ये जो भाई इधर रहता था ना, इसको इस भाई के बारे में पता तो नहीं था, इसको लगता था मैं यहाँ हूँ, यही दुनिया, यही सब कुछ है, उसको नहीं पता था इस वक्त। आज इंसान बहुत आगे बढ़ चुका, बहुत ग्रो कर चुका। तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने एरिया में अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर, मतलब अपने भावना को बताने के लिए अलग साउंड का यूज लिया। यहाँ पे अलग साउंड, तो इसलिए अलग अलग जगह एक अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज का उद्भव हुआ। समझ में आई अब चीज़ें, कि यहाँ हिंदी क्यों भाई, यहाँ अफ्रीकन कई लैंग्वेजें, ऑस्ट्रेलियन, यूरोप मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे ग्रीक वगैरह, तो हर एक जगह अलग अलग लैंग्वेज है ना। तो मेन चीज़ क्या है, अपनी फीलिंग्स को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ के लोग जो आज रहते हैं, कि पूर्वजों ने एक माध्यम को बेस बनाया, उस माध्यम को धीरे धीरे परिष्कृत करते हुए उसमें जैसे जैसे कुछ सुधार करने जब पे सुधार करते गए एक लैंग्वेज बन गई। ठीक है, आए दिन उसमें बदलाव, चेंजेस होते रहते हैं, उसको और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए। हाँ, तो अब हम आते हैं इस पे कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साउंड जनरेट हुआ था। कि लैंग्वेज है तो मतलब साउंड जनरेट होता है ना, उन्हीं को तो हमने कुछ माध्यम चुना, तो साउंड जनरेट हुई, उन साउंड को हमने फिर लेटरों के अंदर उनको कुछ सिंबल दिया हमने। जैसे हम बोल देते हैं, जैसे हिंदी को लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कमल, थोड़ी देर के लिए सोच कि कई लैंग्वेज ऐसी होती है जो सिर्फ
वर्बल है, उनको लिखा नहीं जाता क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट क्या होता है कि तुमको अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारा जो साउंड क्रिएट हुआ है उसको राइट डाउन कर देना। टाउन टाउन कैसे करोगे, जैसे अपन हिंदी में टाउन टाउन, हिंदी में टाउन टाउन माध्यम है ना, इसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कई लैंग्वेज पर उनका है ही नहीं इनके स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हिंदी में जब कोई भी लैंग्वेज जिसमें अपनी फीलिंग भावना को प्रदर्शित करने के लिए साउंड जनरेट हुआ, अब उसको राइट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए कुछ सिंबलों का यूज किया। अभी जैसे मैं A B C, ये आपके लिए बहुत आम हो गया, लेटर बहुत आम अल्फ़ाबेट्स हो गए, बहुत नॉर्मल आपके लिए सब, क्योंकि बचपन से ABCD पढ़ते हैं। पर एक टाइम था जब इन चीज़ों को, इसको A क्यों लिखा, इसको B क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी रही है। इतना आसान नहीं है कि आसानी से लिख दी सारी चीज़ें। तो साउंड जनरेट हुआ, तो उन साउंड, जितने भी साउंड थे, वो लोग जैसे जैसे भावना को प्रदर्शित, जैसे जैसे साउंड जनरेट करते थे भावना को प्रदर्शित करते, उन साउंडों को लेकर कुछ ऐसे सिंबल दिए गए कि ये इस भाव को प्रदर्शित करेगा। तो साउंड को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए कुछ हमको लेटरों की जरूरत पड़ी। लेटर मतलब जो अल्फ़ाबेट ABCD, इनकी ज़रूरत पड़ी तो बने लेटर। अब लेटर बन गया तो भैया लेटर बन गए, तो मैं लेटरों को यूज करके एक अल्फ़ाबेट को दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरे 3-4 अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट 2 अल्फ़ाबेट मिलकर एक क्या बना देते हैं, वर्ड, शब्द का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब शब्द बन गया, अब ये जो शब्द बन गया, ये शब्द ही गेम खेलेगा अब तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये जो वर्ड है ये आपका होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि भैया ये जो वर्ड बना है ना, ये क्या है। इसको अगर हम नाउन भी बोल सकते हैं। मान ली ये वर्ड हमने बना दिया, ये अल्फ़ाबेट है ना, इससे हमने बना दिया, एक तो ए ले लिया, लेटर ए ले लिया, एक पी ले लिया, पी को 2 बार ले लिया, एल को ले लिया, एक ई को ले लिया, एप्पल। ठीक है, बन गया एक वर्ड, किन की मदद से, लेटरों की हेल्प से एक वर्ड बन गया। अब इस एप्पल को नाउन बोले या वर्ब बोले, तो ये जो वर्ड की फॉर्मेशन हुई है ना, इस वर्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो इस वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने होते हैं, पार्ट्स 8। तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई वर्ड ऐसा हो जिसको नाउन बोल दिया जाएगा, कोई ऐसा हो जिसको प्रोनाउन बोल दिया जाएगा, कोई वर्ड ऐसा होगा जिसको एडजेक्टिव बोल दिया जाएगा, किसी को एडवर्ब, किसी को क्या रह गया, वर्ब, किसी को इंटरजेक्शन, किसी को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो वो जो वर्ड बनेगा उसको हम, कोई वर्ड नाउन का कार्य करेगा बनने वाला वर्ड, कोई ऐसा वर्ड बनेगा जो प्रोनाउन का काम करेगा। वर्ड कैसे बनेगा, लेटरों की मदद से। लेटर क्यों बनाया हमने, क्योंकि जो साउंड क्यों, क्योंकि एक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज होगी तो साउंड जनरेट होगा ही। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के अंदर साउंड जनरेट होगी, और साउंड जनरेट होगी तो उसको रिटर्न में लिखने के लिए हमको कुछ सिंबलों की ज़रूरत पड़ी। वो सिंबल है ABCD, इनको बाद में इनको एक लेटर बोल दिया, अल्फ़ाबेट्स बोल दिया, इनकी मदद से हमने वर्ड बनाए। ये जो वर्ड बने, ये वर्ड, कोई वर्ड ऐसा बनेगा जो नाउन का कार्य करेगा, इनमें से कोई वर्ड ऐसा बनेगा प्रोनाउन का कार्य करेगा, कोई वर्ड ऐसा बनेगा जो एडजेक्टिव का, कोई एडवर्ब का, इस तरह से ये काम करेंगे। अब कौन सा वर्ड एडजेक्टिव बनेगा, कौन सा वर्ड नाउन बनेगा, कौन सा वर्ब बनेगा, कौन सा प्रीपोजिशन, ये पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। अब मैं हल्का सा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन सब के बारे में कि नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच,
ठीक है। तो मैं फर्स्ट आ जाता है इसमें नाउन। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। ये विजिबल भी हो सकता है। विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। नॉन विजिबल भी जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, फील ओनली, ये हो सकता है। ठीक है, अभी इतना ही जानो। जब नाउन पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में इसका मतलब बताऊँ, नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन ये क्या है भाई? ये होता है वो वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं। देख बात यहीं से आएगी, आप गौर कीजिए, वर्ड से ही आएगी। ये वर्ड है एक जो नाउन का, कभी कोई एक ऐसा वर्ड बनेगा जो नाउन बन जाएगा, कोई एक ऐसा वर्ड बनेगा जो प्रोनाउन बन जाएगा, कोई ऐसा वर्ड बनेगा जो वर्ब। तो कोई वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ए नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलते हैं। हाँ, वो शब्द जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तीसरा आ जाते हैं एडजेक्टिव। ये हम क्या पढ़ते हैं? संज्ञा या सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। किसको? शब्दों को। ये शब्द बन रहे हैं किन की मदद से? लेटरों की मदद से। इन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे बनेंगे जो नाउन हो जाएंगे, कुछ ऐसे बनेंगे जो प्रोनाउन हो जाएंगे, कुछ ऐसे बनेंगे जो एडजेक्टिव हो जाएंगे। वो देखेंगे आगे कैसे काम करेगा। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? नाउन प्रोनाउन की विशेषता, या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, एड डिटेल्स टू मीनिंग, सॉरी इसको मैं गलत लिख दिया है, मतलब हाँ, एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की जो अर्थ है उसमें डिटेल्स को ऐड कर दे। नाउन प्रोनाउन समझ में आगे पढ़ेंगे कि नाउन प्रोनाउन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहा है कोई वर्ड, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ब पर। वर्ब क्या होता है? एक्शन। अगर सेंट एक्शन, कोई वर्ड ऐसा है जो एक्शन को शो कर रहा है। अब बोलेंगे सर एक्शन वो वाला मूवी फाइट करता है, कई प्रकार के एक्शन है। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो यहाँ करना जो है वो एक्शन है। अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो वो एक एक्शन है। मैं डांस कर रहा हूँ तो क्रिया है, एक्शन है। ठीक है, तो और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे हम वर्ब के अंदर। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जैसे इधर एडजेक्टिव था जो क्या कर रहा था? डिटेल्स ऐड कर रहा था नाउन और प्रोनाउन के अंदर, उसी प्रकार एडवर्ब वर्ब के अंदर डिटेल्स ऐड करती है। तो क्या बोल सकते हैं कि एक्शन में डिटेल्स ऐड कर दे। जो वर्ड एक्शन के अंदर डिटेल्स ऐड कर दे उसको बोले एडवर्ब। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, पर आप बेझिझक रहिए। चीज़ें जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और अच्छे से क्लियरिटी आपके माइंड में आती जाएगी। ठीक है, अब आते हैं प्रीपोजिशन। तो भैया प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे टू, ऑफ, ऐसे पढ़ो ना। वैसे प्रीपोजिशन काम क्या होता है कि वो सब जो रिलेट करे किसी वर्ड के साथ। जैसे इनको रिलेटिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, टू रिलेट करे, या फिर इनको हम रिलेटिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। अब मैं एक हल्का सा आपको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक छोटा सा वो दे रहा हूँ इंट्रो, ध्यान रखिए। तो इन वर्ड जैसे लेटर थे, इनकी हेल्प से हमने बनाए, क्या बनाया? वर्ड। वर्ड जो है इनकी हेल्प से हम क्या क्या बना देंगे? वर्डों के हेल्प से
एक दो तीन ऐसे कई वर्डों को मिलाकर हम इनके जोड़ के इनके हेल्प से हम क्या बना देंगे, फ्रेज बनेगा, क्लोज बनेगा इनके हेल्प से, और इनकी हेल्प से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब मैं एक हल्का इनके बारे में बता रहा हूँ, बाकी आगे हम देखेंगे। फ्रेज क्या होता है, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसके, सेंटेंस नहीं बोलूँगा मैं इसको, सेंटेंस तो अपने आप में अलग होगा। फ्रेज क्या होगा, जहाँ नो सब्जेक्ट नो वर्ब, जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं कोई वर्ब नहीं, उस तरह का एक कोई हल्का सा एक बेगर सब्जेक्ट का बेगर वर्ब का कोई शब्दों का जोड़ होगा, वर्ड जो है शब्दों का जोड़ होगा, उसको फ्रेज बोलेंगे। कोई मीनिंग नहीं होगी इसकी, बस कुछ वर्ड वो मिले पड़े, कलेक्शन ऑफ वर्ड बोल सकते हैं। वर्डों का एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, उसको फ्रेज बोलेंगे। और वर्डों का एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, पर यहाँ पर इसका मीनिंग निकल भी सकता है, कोई एक अच्छा खासा मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लोज दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज, सेकंड क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इतना याद रखिए क्या क्या होता है, इनके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड शब्दों को एक ऐसा जोड़, कलेक्शन ऑफ वर्ड जो एक अपने आप में एक मीनिंगफुल हो, जो एक अपना अर्थ देता हो, उसी को सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस क्या होगा, वर्डों का एक ऐसा कलेक्शन जो एक मीनिंग को देता हो, मीनिंग शो कर रहा हो, मीनिंग दर्शा रहा हो, ऐसा नहीं उसका मीनिंग ही ना निकल रहा हो। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसके अंदर जो वर्ड आते हैं ना, तो सेंटेंस का एक मीनिंगफुल अर्थ निकालने के दौरान हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों, कोई एक ऐसा वर्ड यहाँ है, कोई ऐसा वर्ड यहाँ या फिर यहाँ है, तो उनके बीच में ये आकर उनको रिलेट कर देते हैं, उनको बांध देते हैं, ताकि एक मीनिंगफुल उसका अर्थ निकल पाए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या हुआ, रिलेटिंग वर्ड बोल दो यार, रिलेटिंग वर्ड होते हैं और रिलेट करते हैं सेंटेंस के अंदर वर्डों को। ठीक है, अब इसकी मैं एक खासियत आपको बता देता हूँ। जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन ये अपने साथ अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है सेंटेंस के अंदर, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अभी समझ में तुम्हारे नहीं आया होगा, पर आगे जब मैं और एग्जांपल दूंगा तब इसको दिखाऊंगा कि जब जब प्रीपोजिशन आएगा वो अपने एक ऑब्जेक्ट लेगा आगे, इसको याद रखना। ठीक है, अब अपने प्रीपोजिशन हो गया, अब आते हैं अपन कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, ये होता है जैसे प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड था, रिलेट कर रहा है, ये है जॉइनिंग। जॉइनिंग वर्ड, जैसे दो वर्ड है उनको जॉइन कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, वहाँ रिलेट कर पा रहा है, यहाँ जोड़ पा रहा है। रिलेट करना जॉइन करना अलग अलग अंतर है। ठीक है, जैसे मैं प्रीपोजिशन दे देता हूँ, जैसे राम वैन रमन। ठीक है, राम एंड रमन कुछ अर्थ निकल रहा है, राम गया रमन, राम गया रमन, राम गया रमन, राम रमन के पास गया, पास रिलेट कर रहा है ना, कहाँ जा रहा है, रिलेट कर रहा है किससे, इस क्रिया को इसके साथ, went to रमन। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेट कर रहा है। अब इधर तक अच्छे से और आगे हो जाएगा क्लियर, अभी जितना आ रहा है उतना समझो। ठीक है, कंजंक्शन राम एंड मोहन हैव कम। अब देखो यहाँ पे ये एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है इनको, जॉइनिंग वर्ड, कि भैया दोनों को जोड़ के फिर आगे बता रहा है कि राम और मोहन गए, राम एंड मोहन हैव कम, आए, राम एंड मोहन हैव कम। ठीक है, इनको जोड़ रहा है। कंजंक्शन मतलब जोड़ने का, जॉइनिंग वर्ड है। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो जॉइनिंग वर्ड का कार्य करेंगे, जोड़ेंगे जो वर्डों को एक सेंटेंस के अंदर, उनको कंजंक्शन बोल रहे हैं। अब ऐसे आ जाता है इंटर जंक्शन। ये क्या होता है, जो इमोशंस को एक्सप्रेस करे। इंटरजंक्शन जो इमोशंस जो है को एक्सप्रेस करे,
इनका मेनली यूज होगा इंटरजेक्शन का कहाँ पे, नरेशन बोले तो एक आता है आपको नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पे ना, ठीक है। तो इंटरजेक्शन जैसे आप पढ़े होंगे या फिर टाइप फाइप करते होंगे ना व्हाट्सएप चैट वगैरह, इसका का अर्थ होता है एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर, ए ओ एऊ एऊ, इसका होता है समथिंग स्वीट और क्यूट। तो इस तरह के कुछ शब्द होते हैं कई, उनका एक अर्थ निकलता है। तो इंटरजेक्शन मतलब ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो शब्द जो इमोशंस को एक्सप्रेस करें उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन जो इमोशंस को एक्सप्रेस करे, जैसे EH है, इसको क्वेश्चन समथिंग बोल सकते हैं। जैसे AW लिखते हैं एऊ, मतलब इसका होता है समथिंग स्वीट और क्यूट, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, तो इसका क्वेश्चन टैग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख देते, हम टाइप करते हैं, चैट करते हैं। जैसे ओह लिख दिया, मतलब इसका IC या फिर आई थिंक लिख दिया ऐसे। और क्या होता है, आउच का क्या होता है, एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन, एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन। और जैसे ये मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी जब इनको पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको बता दूँगा सारी चीज़ें। वाव, ये है सरप्राइज और एडमायरेशन, एक्सप्रेशन या फिर सरप्राइज और एडमायरेशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेसिक इंट्रो, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको हल्का हल्का ब्रीफ आइडिया दे दिया। आपको मैं ये बताया अभी कि बेसिक इंग्लिश के बारे में, कि ऐसा है कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट ना मानकर एक लैंग्वेज मानो। जैसे हमारे हिंदी लैंग्वेज हमको कोई सिखाता नहीं है, हम खुद सीखते हैं चीज़ों को, कैच करते हैं वर्डों को, धीरे धीरे वो अंदर इवॉल्व होती जाती है और एक दिन हम उस चीज़ में परिपक्व हो जाते हैं। तो वैसे ही विदेशों में वहाँ पे भी उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वहाँ पे भी वो लोग कोई क्लास नहीं लेते, बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है। तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानो, ना कि सब्जेक्ट के तौर पे, उस हिसाब से ट्रीट करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी समझना इसको। थोड़ा मैं इसको आपके बारे में बताया कैसे कैसे कहीं अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज जनरेट हुई। अगर लैंग्वेज है इंग्लिश, अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए जो बताता है, साउंड जनरेट हुई, साउंड को अगर रिप्रेजेंट करना राइटिंग में, वर्बल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसको राइट करके, जब राइटिंग कला जनरेट हो चुकी थी, कि आर्ट चालू हो गया लिखने का, तब ज़रूरत पड़ी तो तब कुछ सिंबल यूज किए जिनको लेटर बोल दिया सिंबल। तो इन लेटर की मदद से एक दो लेटर को जोड़ दिया तो एक वर्ड बन गया सिंगल। एक लेटर ए अपने आप में एक आर्टिकल होता है, तो वो भी तो एक वर्ड है, लेटर बोल दो वर्ड बोलो, तो ऐसे ये वर्ड बने। अभी जो वर्ड बन गया है, ये वर्ड कभी नाउन का काम करेगा, कभी प्रोनाउन, कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। अब कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव काम करे, कौन सा एडवर्ब, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है, तो इनके बारे में हम हल्का हल्का पढ़ लिए। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है जो विजिबल भी हो जाता है और फील ऑन, नॉन विजिबल, जो देख सकते हैं, जैसे टेबल है, कोई पर्सन है या फिर कार है, इनको हम देख सकते हैं तो विजिबल नाउन है। फील ऑनली, जैसे एंग्री है, तुम देख सकते हो भाई कितना गुस्सा है, मेरे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा से बहुत मारा है, तो नहीं नाप सकते, नहीं देख सकते ना, फील कर सकते, हाँ लग रहा है गुस्सा है, तो फील ऑनली। प्रोनाउन रिप्रेजेंट ए नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव, वो वर्ड जो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर दे नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग के अंदर, एडजेक्टिव वही। वर्ब एक्शन को शो करने वाले सब वर्ड है वो वर्ब कहलाएंगे, और जो वर्ड एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर दे वो एडवर्ब कहलाएंगे। प्रीपोजिशन क्या है, जो रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करे, और प्रीपोजिशन अपने बाद अपने को ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। जैसे आई वेंट टू रमन, तो टू प्रीपोजिशन जिसका अपने ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं तुमको बताया कि भी लेटर है, लैंग्वेज है तो साउंड जनरेट होगी, साउंड जनरेट होगी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर जरूरत पड़ेंगे, तो वो सिंबल होंगे, लेटर मतलब सिंबल, जिनको हम अल्फ़ाबेट बोल देते हैं, उनकी मदद से हम वर्ड फॉर्मेशन कर लिए।
और वर्ड बन गए तो एक दो या दो तीन जितने वो जो वर्ड है उनके वर्ड के कलेक्शन से 3 टाइप के हमको कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, जिनमें किसी में ऐसा वर्ड कलेक्शन है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, तो वो फ्रेज कहलाया। और जिसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो क्लोज कहलाया। पर वो क्लोज के अंदर अपना एक मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर फ्रेज का कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्लोज क्या होगा, 2 टाइप हो जाएंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है। सेंटेंस क्या है, जो वर्डों का ऐसा कलेक्शन जो अपना में पूर्ण मीनिंग देता हो, ठीक है, वो सेंटेंस कहलाया। कंजंक्शन क्या हो गया, जॉइनिंग वर्ड है, 2 वर्डों को जोड़ेगा सेंटेंस के अंदर। इंटरजेक्शन क्या होगा, जो इमोशन को एक्सप्रेस करे, जैसे ये आ ए ऊ इच ओ औच, ये सब। तो ये सब क्या हुआ, जो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करे। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या हो गया, बेसिक इंट्रो। तो आप इसको देखिएगा, चीज़ें समझ में, दोबारा देखिएगा लेक्चर, और आगे हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठाएंगे और उसको और अच्छे से डिटेल में अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को अगर अच्छा लगा तो। ओके, धन्यवाद।